बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 7 ओसिलेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी। सही है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सही है। तो चलते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सही है। इसको समझ लेते हैं हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। सही है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नहीं, हम इन दोनों को ना आपस में रिलेट करके देखेंगे। सही है। चलें देखते हैं। वो कहते हैं कंसीडर अ मैस एम सस्पेंडेड विद अ स्प्रिंग वर्टिकली। जहाँ पे आप लोगों को एक स्प्रिंग नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास स्प्रिंग है, इसके साथ एक मैस एम अटैच्ड है। सही है। वर्टिकली है ये हमारे पास। सही है। वाई एक्सिस पे है। इट परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद पीरियड टी। यानी कि ये क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। मीन से एक्सट्रीम की तरफ आता है, एक्सट्रीम से मीन की तरफ और मीन से फिर एक्सट्रीम की तरफ। सही है। ये यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसका जो टाइम पीरियड है वो टी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो वो है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/टी और जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास है x0। सही है। वो फिर कहते हैं मोशन ऑफ द मैस m इज डिस्प्लेस बाय द पॉइंटर p1। यहाँ पे क्या है, मैस के साथ पॉइंटर अटैच है। सही है। जिस तरह से हमारा ये जो स्प्रिंग है मूव करता है तो उसके साथ जो पॉइंटर अटैच है वो भी तो मूवमेंट करता है। सही है। अब अगर हमारे पास जो मैस है वो यहाँ पे आएगा तो पॉइंटर है वो इस तरीके से एक लाइन ड्रा करेगा मीन से एक्सट्रीम की तरफ और फिर मीन से जो एक्सट्रीम की तरफ, तो इस तरह से एक लाइन ड्रा करेगा जिसको हमने नाम दिया है BC का। ये है हमारे पास BC विद A एज मीन पोजीशन। और यहाँ पे जो A है ये हमारे पास मीन पोजीशन है। सही है। और जो B और C है ये एक्सट्रीम पोजीशन है। सही है। ये वाली B और ये हमारे पास यहाँ पे है C, ये दोनों क्या है, ये दोनों है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन और A जो है ना मीन पोजीशन है। और हमारा जो स्प्रिंग है वो क्या कर रहा है, मीन से जाता है एक्सट्रीम की तरफ और एक्सट्रीम से फिर मीन की तरफ और मीन से फिर एक्सट्रीम की तरफ। सही है। और ये तो ये हमारे पास वही सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल। अब हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। ठीक है। इसको समझते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इन दोनों को कंबाइन करके दिया गया है। पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन देखी, अब हम क्या देखते हैं, अलग से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे। ठीक है। अलग डायग्राम में फिर इन दोनों डायग्राम को कंबाइन करके देखेंगे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक अलग डायग्राम में। यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल P था। सही है। P पार्टिकल ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरीके से ना मूव कर रहा है। सही है। अब ये जब मूव कर रहा है तो अब हम क्या करते हैं, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक P पार्टिकल है। सही है। सपोज करें ये हमारे पास P पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस तरफ, यानी कि सर्कुलर मोशन में। ठीक है। इस तरीके से ये इसकी क्या है, सर्कुलर मोशन है। अब हम क्या करते हैं, हम ना एक टार्च रख लेते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। हमने यहाँ पर रख दी टार्च। सही है। कोई लाइट रख दी और यहाँ पे हमने रख दिया एक पेज। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये पार्टिकल मूवमेंट करेगा तो इसका जो साया है, सही है, वो यहाँ पे आके पड़ेगा ना इसके बराबर। सही है। सामने लाइट जो पड़ रही है, लाइट जो है यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन ड्रा कर देगी, हमें यहाँ पे नज़र आएगा इसका साया। अब जब हमारे पास पार्टिकल यहाँ पे आता है, इस तरह तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हमें प्रोजेक्शन। और जब यहाँ पे था सही है, यहाँ पे मूव करता हुआ हमारे पास पार्टिकल आया तो इसका जो प्रोजेक्शन था या साया था वो इस पॉइंट पे हमें नज़र आया। ये फिर यहाँ पे आया तो प्रोजेक्शन इसका इस तरफ हमें नज़र आया। सही। और जब यहाँ पे था, सही है, तो प्रोजेक्शन इसका यहाँ पे नज़र आ गया हमें इस तरीके से। फिर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो फिर भी इसका यहाँ पे पड़ा हुआ नज़र आया हमें प्रोजेक्शन। जब यहाँ इस पॉइंट पे आया तो यहाँ पे हमें इसका नज़र आ गया। सही है। प्रोजेक्शन। अब ये जो ऑब्जेक्ट था ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है हमारे पास। सही है। इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, ये उसका क्या है, रेडियस है, सपोज कर लेते हैं ये इसका रेडियस है ना। अब हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है।
हमने क्या किया, उसका प्रोजेक्शन जब देखा, सही है, तो उसका प्रोजेक्शन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था, यानी कि टू और फ्रो मोशन कर रहा है। सपोज करें ये उसका क्या था, मेन पोजीशन, जहाँ पे इसकी मेन पोजीशन ये वाली थी, ऐसे सपोज कर लेते हैं ये मेन पोजीशन थी, तो यहाँ पे उसका जो प्रोजेक्शन आया, यहाँ पे आया मेन पोजीशन, और मेन से वो इस यहाँ गया, ये सपोज करते हैं एक्सट्रीम है, तो यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका ये प्रोजेक्शन था, सही है, और फिर इस तरफ आया तो यहाँ पे हमें पढ़ा हुआ नज़र आया इसका साया। इस तरीके से जब इसका जो प्रोजेक्शन जब इसको देखते हैं तो वो हमें टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ नज़र आता है। ये इसकी सपोज कर लेते हैं मेन पोजीशन है, तो मेन से वो एक्सट्रीम की तरफ भी जाता है, एक्सट्रीम से मेन की तरफ, और मेन से फिर एक्सट्रीम की तरफ, फिर जब वो यहाँ आएगा, ये तो मीन है, और मीन से फिर एक्सट्रीम, तो इस तरीके से एक्सट्रीम की तरफ आ गए ना, और एक्सट्रीम से फिर वो यहाँ पे मीन की तरफ आता है, तो यहाँ इस पर प्रोजेक्शन बनता है। यानी कि जो उसका प्रोजेक्शन है या जो उसका हमें साया नज़र आ रहा है वो हमें टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ नज़र आ रहा है, सही है। लेकिन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या कर रहा है, वो हमारे पास सर्कुलर मोशन कर रहा है, सही है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास प्रोजेक्शन है, ठीक है, उसका साया हमने पेज पे बाहर देखा है, उसको हम क्या करते हैं, उसको ना हम अंदर रख लेते हैं, सही है, डायामीटर के अंदर। रेडियस का जो साया हमारे पास डायामीटर है वहाँ उठा के उसको प्रोजेक्शन को रख देते हैं। ये जैसे ये हमारे पास इस तरीके से था ना प्रोजेक्शन उसका, सही है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, ये क्या कर रहा था, ट्रू एंड फ्रो मोशन, सही है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसको क्या करते हैं हम उठा के ना यहाँ पे रख देते हैं, सही है। अब ये हमें जो एरो का निशान है ये क्या शो करवा रहा है कि अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उसकी ये जो है ना ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इसका रेडियस, सही है, हमने प्रोजेक्शन में देखा था, उसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, सही है, प्रोजेक्शन को। यानी कि अब क्या होगा, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो उसका जो प्रोजेक्शन आया वो इस पॉइंट पे बन जाएगा हमारे पास, सही है, इस पॉइंट पर बन जाएगा। और जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पे आएगा तो इसका प्रोजेक्शन इस तरफ फिर जब आएगा तो यहाँ पे प्रोजेक्शन बनेगा, और यहाँ पे आएगा तो इसका जो प्रोजेक्शन इस पॉइंट पे बनेगा, यहाँ पे आएगा तो इसका प्रोजेक्शन इस पॉइंट पे, ये मेन पोजीशन पे, सही है, और यहाँ पे आएगा तो इसका प्रोजेक्शन इस तरफ, यहाँ पे तो प्रोजेक्शन इस तरफ, और जब यहाँ पे आएगा तो इसका प्रोजेक्शन इस तरफ, जब इस पॉइंट पे आएगा मूव करता हुआ सर्कुलर तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ, और यहाँ जब मेन पोजीशन पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करते हुए अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा, एक जो उसकी सर्कुलर मोशन थी वो कंप्लीट कर लेगा, तो हमारे पास इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बनेगा। अब हुआ क्या, यहाँ पे उसका प्रोजेक्शन पड़ रहा है, जो हमारे पास पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्शन है ये तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, सही है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, इस तरीके से मूव कर रहा है ना, सही है, ये टू एंड फ्रो मोशन करते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सही है। अब हम क्या करते हैं, इन डायग्राम्स को हमने अलग अलग देख लिया, अब हम इनको कंबाइन कर देख लेते हैं दोनों डायग्राम्स को, सही है। फिर प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं हम, जहाँ पे हमारे पास ये दोनों डायग्राम है कंबाइन फॉर्म में है, सही है। अब हमने वो जो अलग से ड्रा की थी उसको क्या करते हैं, हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं, सही है। यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है, और ये उसका प्रोजेक्शन था जो कि हमने उसके डायामीटर में रख दिया था, सही है। अब क्या करते हैं, ये जो प्रोजेक्शन है इसका ये टू और फ्रो मोशन कर रहा है, और ये जो हमारे पास स्प्रिंग सिस्टम था और ये भी हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ये एक लाइन ड्रा हो गई थी हमारे पास बी एंड सी, क्योंकि हमारे पास पॉइंटर अटैच था मैथ के साथ, तो वो उसने हमें एक लाइन ड्रा करके दी थी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ये कह सकते हैं ना, जो स्प्रिंग की टू एंड फ्रो मोशन है इनके सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और जो हमारे पास जो सर्कुलर मोशन कर रहा था ऑब्जेक्ट और उसकी जो प्रोजेक्शन है, सही है, यानी कि उसका जो साया पड़ रहा था, यानी उसका जो प्रोजेक्शन थी वो एक दूसरे की कॉपी है, सही है, सेम है, रेप्लिका है, हम कह सकते हैं ना। जिस तरीके से अब पार्टिकल की अगर देख लें, हमारे पास यहाँ पे क्या थी, एक्सट्रीम पोजीशन, तो तब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था उसकी तो भी तो एक्सट्रीम पोजीशन थी इस पॉइंट पे आके, और जब पार्टिकल हमारे पास मूव करता हुआ जहाँ पे आया मेन पोजीशन पे, तो अब जो हमारे पास मैस एम था उसकी भी तो हमारे पास यहाँ पे मेन पोजीशन थी, सही है, इस तरीके से। और जो हमारे पास जो पार्टिकल था वो यहाँ पे मेन पोजीशन पर था, उसका प्रोजेक्शन यहाँ मेन पोजीशन पे था, और स्प्रिंग ये हम यहाँ पे हमारे पास मेन पोजीशन पर था। जब वो मूव करता हुआ एक्सट्रीम पोजीशन पे आया
एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, सही है। तो तब उसका जो हमारे पास प्रोजेक्शन था वो यहाँ पे बन रहा था, और ये जो हमारे पास मैस एम था अटैच स्प्रिंग के साथ, उसकी जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन आई वो यहाँ पे, और फिर जब वो मीन की तरफ गया उसकी यहाँ पे बनी, तो उसका प्रोजेक्शन इस पॉइंट पे आके बना, और जो हमारे पास मैस स्प्रिंग का प्रोजेक्शन वो था हमारे पास मेन पोजीशन था वो ये था। से ये अब इनका ये एक दूसरे से रिलेट कर रही है ना, ये एक दूसरे की हम इनको कॉपी भी कह सकते हैं, कि जिस तरह से हमारे पास मैस एम है जो उसकी टू एंड फ्रो मोशन है वो, और जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, और उसका जो प्रोजेक्शन है सही है वो भी तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सही है, वो सेम है। ठीक है, ये देखें, ये भी अब मीन की तरफ जाए, एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, एक्सट्रीम से मीन की तरफ, और मीन से एक्सट्रीम की तरफ, फिर एक्सट्रीम से मीन की तरफ, और एक्सट्रीम से फिर वो मीन की तरफ, इस तरीके से वो हमें मूव करता हुआ नज़र आएगा। हम अब ये कह सकते हैं ये दोनों ना है सिमिलर। अब हम क्या करते हैं, हमने कह दिया है ना ये दोनों एक दूसरे की रेप्लिका है, हम इनको कह सकते हैं। हम अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास प्रोजेक्शन था, सही है, पी पार्टिकल का जब मूव कर रहा था और उसका जो प्रोजेक्शन हमने रेडियस पे ड्रा किया था, सही है, उसको अब रेडियस को हम देखते हुए हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। स्प्रिंग कांस्टेंट है जो स्प्रिंग है, सही है, उसकी मैस एम है जो उसकी हम क्या कर कैलकुलेट कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किस तरीके से देख सकते हैं, इन इसके प्रोजेक्शन की जो हमारे पास है उसको देख के, सही है, पी पार्टिकल जो प्रोजेक्शन है हमारे पास उसका एक्सेलरेशन देख के, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देख के, वेलोसिटी देख के, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट देख के हम इसकी बता सकते हैं, जो हमारे पास स्प्रिंग है और उसके साथ मैस अटैच है उसकी एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं इंस्टेंटेनियस, और उसकी जो हमारे पास वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है ये हम मेजर कर सकते हैं। अब हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने वेव फॉर्म पढ़ी थी, तो यहाँ भी अब हम वेव फॉर्म देख लेते हैं, सही है। ये देखें, यहाँ पे अब हमारे पास एक पार्टिकल था, वो हमारे पास जो पार्टिकल था वो कहाँ पे था, मेन पोजीशन पे, सही है, मेन पोजीशन पे था। तो अब वो उसकी जो हमारे पास वेव फॉर्म आएगी वहाँ आएगी, सही है, और मेन से वो जाएगा जब एक्सट्रीम की तरफ यहाँ पर जा रहा था, सही है, तो अब उसकी जो हमारे पास वेव फॉर्म है यहाँ पे, और प्रोजेक्शन भी तो वैसे था, प्रोजेक्शन जब मीन पे था तो प्रोजेक्शन उसका मीन पे इस पॉइंट पे था, और जब हमारे पास वो हमारे पास पार्टिकल है जो है ना वो एक्सट्रीम पे चला गया तो उसका प्रोजेक्शन भी हमारे पास जहाँ आया, सही है, इस तरीके से। और जब ये मैस है स्प्रिंग के साथ अटैच, इसका अब देखें तो ये जब मीन पे था, सही है, तो ये वाला मीन और जो इस प्रोजेक्शन का मीन है और जो हमारे पास पार्टिकल का मीन है सेम है, तो अब इनकी जो वेव फॉर्म है वो भी तीनों की सेम आएगी इस जगह पे। अब हमारे पास पार्टिकल था वो एक्सट्रीम की तरफ आया, और जब उसका जो प्रोजेक्शन था वो भी एक्सट्रीम पे पड़ा, और जो हमारे पास स्प्रिंग के साथ मैस अटैच था वो भी कहाँ एक्सट्रीम पे गया, तो इसकी जो वेव आएगी इस जगह पे आएगी हमारे पास, सही है। इस तरीके से वो फिर एक्सट्रीम से जाएगा मेन की तरफ, तो हमारे पास जो वेव फॉर्म आएगी यहाँ मेन पे ड्रा हो जाएगी, और फिर वो मेन से जाएगा एक्सट्रीम की तरफ, सी की तरफ, सही है। और ये जो हमारे पास पार्टिकल था ये भी इस तरफ से होता हुआ यहाँ आएगा मेन की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगी, और मेन से जाएगा एक्सट्रीम की तरफ, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वेव फॉर्म है इस तरीके से बनेगी। अब वेव फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, सही है, मेन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मेन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मेन से फिर एक्सट्रीम, सही है, और एक्सट्रीम से फिर मेन। ये उसकी क्या है, एक हमारे पास जो वेव फॉर्म है वो कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पे उसकी एक वेव फॉर्म है जो है वो कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे पार्टिकल जो है ना उसने अपनी एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ली, सही है। और जो हमारे पास प्रोजेक्शन था, सही है, ये वाला इसने क्या किया, इसने अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली। एक वाइब्रेशन को हमने इस तरीके से काउंट किया था ना, मीन से एक्सट्रीम, प्रोजेक्शन जो होती है वो क्या होती है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, सही है, मीन से फिर एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम से फिर मीन, इस तरीके से। और हमारे पास जो मैस स्प्रिंग था उसने भी क्या किया, अपनी एक प्रोजेक्शन अपनी जो एक उसकी वाइब्रेशन थी वो कंप्लीट कर ली, सही है। उधर हमारे पास जो मैस सिस्टम था उसकी एक
जो वाइब्रेशन थी वो कंप्लीट हुई, और इधर जो हमारे पास एक मूविंग ऑब्जेक्ट था, सही है, पार्टिकल था, उसकी हमारे पास एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट हुई, और उधर जो उसका प्रोजेक्शन था उसकी भी हमारे पास क्या कंप्लीट हुई, उसकी भी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई, क्योंकि वो हमें टू एंड फ्रो मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, सही है। तो उनका जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। अब हमारे पास हम इसमें देख लेते हैं ग्राफ में जो हमारे पास एंगल है वो किस तरीके से आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ये भी मीन पोजीशन पे है, सही है। तो हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, 0 है, सही है। और मीन से हो जाएगा जब एक्सट्रीम की तरफ, तो यहाँ पे उसका क्या बन रहा है, 90 है का एंगल है, तो यहाँ हम कह सकते हैं ये 90 है। और फिर क्या होगा, हमारे पास ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ आया, और एक्सट्रीम से फिर जाएगा वो मीन की तरफ इस पॉइंट पे, तो तब इसकी जो इसका जो एंगल होगा वो 270 होगा, और यहाँ पर जब आएगा तो तब हमारे पास जो एंगल होगा वो 360 होगा, क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 होता है। तो यहाँ पे आके जब वेव फॉर्म इस पॉइंट पे आएगी तो इसका जो हमारे पास थीटा है, एंगल है, वो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं, सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं, सही है। ये देखें, अब हमारे पास ये एक कंप्लीट क्या है, वाइब्रेशन है यहाँ तक आकर, सही है। अब हम इसका क्या करते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं, सही है, सही है। अब ये जो है ना, ये हमारे पास टोटल हमने टाइम कहा था वो हमारे पास टी है, यानी कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है वो हमारे पास टोटल जो है ना टी है, सही है। अब हम क्या करते हैं, इन अलग अलग पार्ट्स का देख लेते हैं। जब वो हमारे पास पॉइंट ए पे था, सी मैस इधर था अपनी मीन पोजीशन पे, तो उसका जो टाइम था वो तो कुछ नहीं था, उसने डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं किया था, तो उसका टाइम हमारे पास 0 था। जब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है मैस एम है वो अपनी मेन पोजीशन पे था, यानी कि पोजीशन ए जो थी, तब उसका जो टाइम था वो तो कुछ नहीं था, सही है। अब क्या क्या वो हमारे पास मेन से कहाँ पे गया, एक्सट्रीम की तरफ, जो कि हमारे पास बी पॉइंट है, सही। अब बी पे टाइम देख लेते हैं उसका क्या है। बी पे उसका हमारे पास जो टाइम होगा, एक कंप्लीट सर्कल होने में हमने कहा था टाइम जो है ना वो टी लगता है, तो अब बी पॉइंट पे आके यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, T/4, सही है। ये हर पार्ट में ये यहाँ से यहाँ तक T/4 होगा, सही है। हर पॉइंट में यहाँ भी T/4 हो जाएगा, सही है। और इस वाले पोर्शन में भी क्या होगा, T/4 होगा हमारे पास टाइम, सही है। ये हमारे पास इस तरीके से T/4 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनका देख लेते हैं कौन सा टाइम आएगा बी पॉइंट पे। अब देखना है ना हमने, तो हमने कहा है यहाँ पे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक T/4 होता है, तो हमारे पास बी पॉइंट पे क्या आ जाएगा, T/4 आएगा। और फिर हमने क्या देखना है, पॉइंट ए पर, वो अब मीन पे था, एक्सट्रीम पे था, एक्सट्रीम से वो मीन की तरफ आएगा, जो कि उसका पॉइंट ए है। हम अब ए पे कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास T/4 आया था, सही है, T/4। और यहाँ पे भी हमारे पास नेक्स्ट भी क्या है, T/4, तो इन T/4 को आपस में प्लस कर देते हैं, सही है। ये देखिए इधर प्लस कर दिया, तो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 2T आएगा, ये 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारे पास क्या टाइम है, पीरियड आएगा T/2। यहाँ अब जो पॉइंट ए है उस पे आके हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो क्या है, T/2, से ये जो कि यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉइंट सी की तरफ, जो कि उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, मीन से अब उसने मूव किया एक्सट्रीम की तरफ, सही है। अब हमारे पास यहाँ पे आगे टाइम पीरियड क्या था, T/4 था, सही है। इस पॉइंट पे T/4 सही है, और T/4 और पहले जो हमने देखा था वो हमारे पास था T/2, उनको आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे हमारे पास 2T + T, सही है। तो क्या बन जाएगा, 3T/4, जो कि पॉइंट सी का हमारे पास टाइम पीरियड है। अब हमारे पास क्या बच जाता है, पॉइंट ए पर फिर मीन पोजीशन पर एक वाइब्रेशन देखनी है ना, एक वाइब्रेशन होने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, सही है, टी लगता है। अब हमने देखना है पॉइंट जो ए है उस पर टाइम पीरियड कितना लगेगा, ये देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे था, यहाँ पे हमारे पास आया था T3T/4, सही है। और वहाँ पे हमारे पास +T/4, सही है। वो हमारे पास इस तरीके से आएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3T + T,
जो क्या आएगा हमारे पास 4t/4। ये 4 से कैंसिल, तो हमारे पास t बच जाएगा, जो कि हमारे पास टाइम पीरियड है पॉइंट्स ए पर, जो कि उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पे आके उसने ना अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर दी मैस एम ने। सही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। हमने अब क्या देखना है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को। वो कहते हैं इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट n फ्रॉम द मीन पोजीशन O8 n इंस्टेंट। यानी कि हमारे पास एक पार्टिकल था p, जो हमारे पास सर्कुलर मोशन कर रहा था, और उसका जो प्रोजेक्शन था वो हमने कहाँ पे ड्रा किया था, वो हमारे पास जो उसका डायमीटर था वहाँ पे ड्रा कर दिया था। अब हमारे पास पार्टिकल जो था वो इस पोजीशन पे है, तो हमारे पास जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे आया है। सही है, इस पॉइंट पर, और उसको हमने नाम दिया है n का। सही है। अब हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। वो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो O और n है, यानी कि O जो है वो मेन पोजीशन है, O से लेकर n तक किसी भी इंस्टेंट में जो उसका डिस्टेंस होगा उसकी मेन पोजीशन से, वो क्या कहलाएगा, वो उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी कि मेन पोजीशन से लेकर सही है किसी भी इंस्टेंट में पॉइंट n तक किसी भी इंस्टेंट में जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, वो उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा। अब हम इसको समझ लेते हैं। वो कहते हैं फ्रॉम फिगर इन राइट एंगल ट्राइंगल OPN। अब हम एक हमारे पास इस तरीके से ना ट्राइंगल बन रही है, जिसको नाम दिया है ONP का। सही है। ये हमारे पास क्या बन रही है, एक ट्राइंगल। इससे हम क्या करते हैं, हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। सही है। अब हमने ये जो O और N है इसको नाम दिया है x का। सही है। O और N है हमारे पास बराबर x के। सही है। और ये जो हमारे पास था इस तरीके से, ये हमारे पास है n, ये है O और ये n था। सही है। इसको हमारे पास जो है वो x है, O और n जो है हमारे पास x है, और ये जो है था इसको हमने नाम दिया था रेडियस का। अब हमारे पास जो रेडियस है वो तो हर पॉइंट पे सेम होगा, जहाँ पर भी देखें रेडियस सेम, यहाँ पे भी सेम, ये यहाँ पे भी सेम। तो हम इसको जहाँ पे हम लिखेंगे x0 है, तो अब हम जहाँ पे भी रेडियस सेम, ये जो हमारे पास x0 की वैल्यू, अब हम इसको कह सकते हैं ना हमारे पास r = x0 है। से क्यों हमने इसको कहा, क्योंकि हमारे पास रेडियस तो हर जगह पे सेम रहना है, तो हम इसको r को जो बराबर कर देते हैं x0 के। तो अब यहाँ पे पहले जब हमारे पास r था, तो अब हम r को हटा के x0 लिख देते हैं यहाँ पे आके। सही है। इस पॉइंट पे हम क्या लिखते हैं, x0, जो कि यहाँ पे आपको लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है। सही है। इस पॉइंट पे ये भी हमारे पास आ गया, x भी आ गई, जो कि ON है की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास OP की वैल्यू भी आ गई। सही है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है हमारे पास। सही है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। इन वैल्यूज़ की मदद से हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सही है। अब हमारे पास दो चीज़ें गिवन है। एक हमारे पास जो गिवन है वो परपेंडिकुलर है, और दूसरी जो चीज़ गिवन है वो हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस गिवन है, और बेस हमारे पास गिवन नहीं है। सही है। अब हम इन जो चीज़ें गिवन हैं उनकी मदद से क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। अब ऐसा अब थीटा निकालते हैं, साइन थीटा निकालते हैं। सही है। जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर भी इन्वॉल्व हो और हमारे पास हाइपोटेनस भी इन्वॉल्व हो। सही है। अब हम देख लेते हैं ऐसा कौन सा फार्मूला था, वो हमारे पास था साइन थीटा = परपेंडिकुलर ओवर क्या था हमारे पास, हाइपोटेनस। ठीक है। सही है। अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो क्या है। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है वो ON है, तो हम यहाँ पे ON लिख देते हैं। सही है। ON। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनस की जगह पे क्या है, OP। तो यहाँ हम हाइपोटेनस यानी कि H को हटा के क्या लिखते हैं, OP। सही है। OP यानी कि साइन थीटा हमारे पास इक्वल आया OP के, ON/OP, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सही है। अब हम ON की वैल्यू पुट कर देते हैं और OP की वैल्यू पुट कर देते हैं। जो हमारे पास ON है वो किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पे आके ON जो है वो x के बराबर है, तो इसलिए हम ON को हटा के यहाँ पे x लिख देते हैं। सही है। और OP हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे पास OP x0 के बराबर है। सही है। तो OP को हम हटा के
एक्स नॉट लिख देते हैं यहाँ पे। हम अब हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स नॉट। सही है। अब हमने फाइंड आउट करनी है ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, जो एक्स नॉट यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाकर दूसरी तरफ जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब वो हमारे पास उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ इस तरीके से आएगी, साइन थीटा से ये मल्टीप्लाई बाय हमने किया था एक्स नॉट बराबर है एक्स। सही है, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने पढ़ा है जो हमारे पास थीटा होता है, ओमेगा था हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। सही है। अब हम क्या करते हैं, थीटा की जब वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी। सही है, और ये बराबर हो जाएगा थीटा के। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी, ओमेगा टी यानी कि आ जाएगी। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है, सही है, यहाँ पे साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू टी लिख सकते हैं, यानी कि ओमेगा टी हम लिख सकते हैं। सही है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। सही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थीटा जो है वो बराबर है, ये देखें, ओमेगा टी के। वो कह रहे हैं दिस इक्वेशन शो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंटर P1 एट इंस्टेंट टी। यहाँ पे हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ये क्या शो करवा रही है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट शो करवा रही है। सही है। पॉइंटर जो हमारे पास P1 था, अटैच था वो मैस के साथ, उसका से किसी भी इंस्टेंट पे। यहाँ तक क्लियर है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम ये देख लेते हैं, हमारे पास एक साइकिल था। सही है। तो उसमें जो हमारे पास स्टार्ट में जो एंगल था वो 0 होगा। ये देखिए, ये एक सर्कुलर मोशन है हमारे पास। सही है। और जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो इस पॉइंट पे था, उसने अभी कोई मोशन नहीं की थी, कोई मतलब वो मूवमेंट नहीं कर रहा था, तो तब हमारे पास जो थीटा था वो किस चीज़ के बराबर होगा, 0 के। सही है। और जब हमारे पास उसने यहाँ से यहाँ तक वो आ गया, तो हमारे पास यहाँ तक एंगल क्या होता है, 90 होता है। सही है। और 90 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, पाई ओवर टी। सही है। और जब यहाँ से लेकर वो यहाँ तक आया, तो तब हमारे पास 180 बन जाएगा। सही है। और 180 को हम क्या लिखते होते हैं, 180 को हम लिखते होते हैं, ये हमारे पास पर इक्वल है पाई के। सो यहाँ पे हमने पाई लिख दिया, ये इस तरीके से ना यहाँ लोगों को नज़र आ जाए। ये देखें, यहाँ हमने क्या लिख दिया, जो हमारे पास थीटा है वो पाई के बराबर है। अब हमारे पास ये यहाँ पे तो यहाँ से आया तो 90 बना, और यहाँ पे आया तो 180 बना, और यहाँ से होता है जब यहाँ आएगा थर्ड क्वार्टर जो उसका 3/4 है वो कवर कर लेगा, तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा जो होगा वो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। सही है। यहाँ पे जो एंगल था वो था हमारे पास 270, और 270 हमारे पास बराबर होता है 3 पाई ओवर टी से, जो कि यहाँ पे है। अब हमारे पास जब यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, उसने क्या किया, अब साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लिया। सी यानी कि 360 पे आ गया। 360 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, होता है 2 पाई के बराबर होता है। सी जो कि हमारे पास यहाँ है, हमने इसको जब कंप्लीट साइकिल था तो तब हमारे पास थीटा जो था वो 2 पाई था। सही है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम हमारे पास कब होगा। सही है। इसको हम यूँ समझते हैं, ये हमारे पास क्या था, एक ऑब्जेक्ट जो है, पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा था। सही है। और यहाँ पे हमने जब उसका प्रोजेक्शन बनाया, वो हमने उसका डायमीटर पे रख दिया उसका प्रोजेक्शन। अब हुआ क्या, हमारे पास जब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था, पार्टिकल था, वो यहाँ था, तो उसका जो प्रोजेक्शन था वो इस पॉइंट पे बना। सही है। अब जब वो यहाँ आया तो प्रोजेक्शन यहाँ पे, और जब यहाँ बना तो प्रोजेक्शन हमारे पास यहाँ पे, इस तरीके से जब यहाँ पे आया तो प्रोजेक्शन यहाँ पे बना, इस पॉइंट पे आया तो प्रोजेक्शन यहाँ पे आया तो प्रोजेक्शन यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे आया तो प्रोजेक्शन इस पॉइंट पे, यहाँ पर था तो प्रोजेक्शन इस पॉइंट पे, और फिर यहाँ पे आया तो प्रोजेक्शन इस पॉइंट पे। यानी कि वो अपने जो प्रोजेक्शन है वहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, हमें नज़र आ रहा था, लेकिन जो ऑब्जेक्ट था वो हमारे पास कर रहा था सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा इंस्टेंटेनियस, और मिनिमम कब होगा। ये देखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये उसकी क्या थी, मेन पोजीशन, और जब यहाँ पे आया, सही है,
ये एक्सट्रीम है जो कि उसकी मैक्सिमम है। उसने इतना मतलब कवर कर लिया, सही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो मीन थी उसकी, सही है। और मीन से वो जब गया एक्सट्रीम की तरफ, सही है, तो उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। यानी कि हम कह सकते हैं जब हमारे पास थीटा 90 होगा, अब 90 का एंगल बन रहा है, तो तब हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। अब हमने कह तो दिया है, इसको साबित भी तो करना है। नेक्स्ट हम इसको साबित कर लेते हैं इसकी इक्वेशन में पुट करके, जो कि अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, वो हमारे पास थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, सही है। अब साइन थीटा हमारे पास क्या है, 90 है, एक्स नॉट, सही है। और जब साइन थीटा जब हमारे पास 90 है, जो कि हमारे पास बराबर होता है 1 के, सही है। अब हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे इसकी जगह पे, सही है, यहाँ पे 1। और ये जो एक्स नॉट है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास एक्स नॉट आ जाएगा, सही है। और अब हमारे पास एक्स जो है वो किस चीज़ के बराबर है, एक्स नॉट के बराबर है, सही है। और ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, सही है। अब हम देखते हैं मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा हमारे पास। ये तो हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया जब हमारे पास एंगल जो है वो 90 था। अब देखते हैं मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कब होगा। प्रीवियस डायग्राम जो हमने बनाई है उसको देख ले हैं और इसको हम समझ लेते हैं फिर इस तरीके से। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट था, सही है। अभी वो मेन पोजीशन पे था, उसने कोई जो डिस्टेंस था कवर नहीं किया था, और उसका जो प्रोजेक्शन था वो भी यहाँ पे था। अभी वो ऑब्जेक्ट जो है मेन पोजीशन पे था, तो उसका प्रोजेक्शन भी हमारे पास यहाँ पे बन रहा था, सही है। प्रोजेक्शन भी यहाँ पे था और मेन जो पोजीशन है वो भी ये वाली थी, सही। अभी पार्टिकल यहाँ पे मौजूद था तो प्रोजेक्शन इस पॉइंट पे पड़ा था। अब इनके दरमियान एंगल क्या है, सही है, एंगल हमारे पास 0 बन रहा है ना, सही है। तो जब साइन 0 हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास तब क्या आएगा, मिनिमम डिस्टेंस आएगा। अब हमने कहा है ना साइन 0 जो है वो मिनिमम डिस्टेंस देगा। अगर थीटा हमारे पास 0 है, ये हमारे पास इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 बन रहा है ना, यानी कि उसने कोई अभी तक डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, वो अपनी मेन पोजीशन पे है और प्रोजेक्शन भी मेन पोजीशन पे है। तो हमारे पास इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 बन रहा है, सही है। अब हम साइन 0 पुट करके देख लेते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सही है। जो हमारे पास कैलकुलेशन आई थी एक्स की, यानी कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था इंस्टेंटेनियस, वो यूँ थी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, ठीक है। अब हमारे पास जो एंगल है वो हमने कहा है 0 बन रहा है, ठीक है। तो अब साइन 0 हमारे पास जो बराबर होता है वो आता है 0 के बराबर, सही है। साइन 0 जो होता है ना, अगर इसको देखें तो वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, और यहाँ पे हम साइन थीटा की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 0 के, सही है। एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि जो उसकी मेन पोजीशन पे थी तब उसका जो डिस्प्लेसमेंट था इंस्टेंटेनियस वो हमारे पास 0 था, यानी कि मिनिमम था इस पॉइंट पे आके, सही है। जब वो मूवमेंट ही नहीं कर रहा, वो अपनी मेन पोजीशन पे है, तो ज़ाहिर सी बात है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारे पास 0 होगा, सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।